Liquid cooling. The outer surface of the cylinder and head are enclosed in a jacket, leaving a space between the cylinder and the jacket through which a water is circulated. तो एक गैप हम लोग क्रिएट करते हैं लाइनर या स्लीव के और ब्लॉक के बीच में. लाइनर या स्लीव जिसमें पिस्टन मूव करता है, और उसके बाद वाली जो वॉल होती है उसमें हम लोग एक पैसेज या जैकेट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद जो सरफेस आएगी वो एंटायर ब्लॉक की सॉलिड सरफेस रहती है. तो जो वाटर है उस जैकेट या स्पेस के बीच में सर्कुलेट होता है थ्रू द पंप. So while passing through the jacket, the water absorbs the heat from the cylinder and head, and it is cooled by being passed through a radiator before being returned to the jacket. तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पहला वाला जो डायग्राम है उसमें एक पूरा आपको वाटर कूलिंग सर्किट दिख रहा है. आप देखिएगा सिलेंडर के चारों तरफ जो वाटर जैकेट्स बने हैं जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, और उसी को वाटर को फोर्सफुली सर्कुलेट करने के लिए पंप लगा हुआ है, और पंप को हम रन कर रहे हैं पुली के थ्रू, और पुली जो पावर ले रही है इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट में पुली लगी रहती है उसके थ्रू एक बेल्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं. वहां से वो पंप तेजी से सर्कुलेट करेगा, और उसके ही पुली के आगे वाले हिस्से में हम लोग एक फैन लगाते हैं. वो फैन की ब्लेड रिवर्स ऑर्डर में रहती है, मतलब वो बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर को सक करती है और रेडिएटर से पास करती हुई इंजन के ब्लॉक के पूरी बॉडी पे थ्रो करती है एयर को. तो सबसे पहले जैसे ही पंप हाई स्पीड इंजन जैसे स्टार्ट होगा, पंप भी रोटेट करना चालू होगा, और पंप रोटेट करते समय जो ब्लॉक का गर्म पानी है उसको रेडिएटर के ऊपर वाले हिस्से पे, जहाँ पे रेडिएटर कैप लगी है उसके बाद अपर हेडर असेंबली है, वहां से पानी को नीचे की ओर पुश करेगा या फ्लो करेगा. और रेडिएटर जो एल्यूमिनियम फिन्स या कॉपर फिन्स से डिजाइन रहता है, वहां से धीरे धीरे वाटर जो हीटेड वाटर है जो इंजन की तरफ से आया है वो बाहर की एयर के कांटेक्ट में आके हीट लूज करता है, और फिर धीरे धीरे लोअर हेडर की तरफ जाता है, और लोअर हेडर से वही पंप उसको रीसर्कुलेट करता है ब्लॉक के थ्रू, और वापस वो हीटेड वाटर पंप के थ्रू हाई प्रेशर से ऊपर की तरफ, अपर हेडर से लोअर हेडर की तरफ मूवमेंट करता है. कंटिन्यूस सर्कुलेशन चलता रहता है. इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो है थर्मोस्टेट वॉल. थर्मोस्टेट वॉल इनिशियल लेवल पे जब तक किसी भी व्हीकल के इंजन का ऑप्टिमम टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचता है, थर्मोस्टेट वॉल ओपन नहीं होता है. क्योंकि थर्मोस्टेट वॉल यदि ओपन हो जाएगा तो वाटर का टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल पे इंजन का नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वाटर उससे हीट लेके फटाफट उसको सर्कुलेट करता रहेगा. So avoid the any starting problem, especially in winter और hilly areas. हम लोग वेट करते हैं इंजन को ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंचने पे. जब ऑप्टिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है और उसके बाद जब एक्सेस हीट प्रोड्यूस होती है तो थर्मोस्टेट वॉल जो एक वैक्स कंट्रोल्ड वॉल रहता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे खुल जाता है, और वाटर का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है. मतलब वाटर फिर हीटेड वाटर चला जाएगा आपका रेडिएटर के अपर हेडर पार्ट में, और वहां से धीरे धीरे ट्यूब के थ्रू बहता हुआ नीचे आएगा, और वो ट्यूब एक्सपोज होती है एटमॉस्फेरिक एयर के अगेंस्ट. इस प्रकार ये पूरा सर्कुलेशन चलता है. यदि आप सेकंड फिगर देखेंगे तो उसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन का लेआउट दिख रहा है, कैसे कूलिंग होता है. सिमिलर डायग्राम है जैसा पहला था, इसमें सिंगल सिलेंडर दिख रहा था, और इसके बाद ये 4 सिलेंडर इंजन का, जहाँ कंपोनेंट्स हैं. 1 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है सिलेंडर ब्लॉक असेंबली को, 2 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है सिलेंडर हेड असेंबली को, 3 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है बाईपास वॉल को, चौथा है रेडिएटर प्रेशर कैप. रेडिएटर में जो हम वाटर या कूलेंट फील करते हैं उसका प्रेशर कैप है. यदि बाई चांस किसी सिस्टम में फॉल्ट आया, कहीं पे ब्लॉकेज हुआ, तो वो जो सेफ्टी वॉल है रेडिएटर पे वो वहाँ पे पैसेज क्रिएट करेगा एक्सेस हीट को रिमूव करने के लिए. फिर उसके बाद छठवां जो है कूलेंट पंप है.
वाटर सर्कुलेशन पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सातवां फैन, फिर फैन बेल्ट हो जाएगा, फैन बेल्ट जो क्रैंकशाफ्ट पुली से पावर लेके फैन को या पंप को रोटेट करेगा, एंड नाइन्थ पैरामीटर इज द थर्मोस्टेट वाल्व. The another figure it shows the exact layout or location of the component in the engine compartment. थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया समय के हिसाब से. पहले जो रेडिएटर कैप दिया करते थे और डायरेक्टली हम लोग जो वाटर या कूलेंट मिक्स हम रेडिएटर में फिल करते थे, अब वो चला जाता है रिसोनेटर और एक्सपेंशन टैंक. वो एक्सपेंशन टैंक में फिल करेंगे और उसके बाद आप देख रहे हैं कि फ्रंट एंड पे रेडिएटर दिख रहा है, उसके बाद एक्सपेंशन टैंक है, फिर रेडिएटर के साथ ही पहले जमाने के जो फैन आते थे वो इंजन ऑपरेटेड रहते थे, फैन बेल्ट के थ्रू घूमते थे, लेकिन अब जो पैरामीटर चेंज हो गए हैं दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फैन. और ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल से कंट्रोल होता है कि किस टेम्परेचर पे आके उसने दो स्पीड पे रोटेट होना है. पहली होती है स्लो स्पीड, सेकंड स्पीड होती है हाई स्पीड. यदि एक्सेस टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ड्राइविंग होती है या लो गियर पे ड्राइविंग होती है, हिली एरिया पे आपने चढ़ना है, तो हाई स्पीड पे फैन ऑटोमेटिकली रोटेट होना शुरू हो जाता है. रेस्ट सारे सिस्टम वही रहेंगे. जो वाटर पंप है वो अभी भी इंजन के जो फैन बेल्ट के थ्रू वो रोटेट होगा, उसको कोई उसमें दूसरा कोई सिस्टम या डिजाइन नहीं है, वो सेम वही से चलेगा. The advantage of the air cooling system, it is a simpler design of the engine is available because of the absence of a more complicated cylinder block with jacket of the liquid type of cooling system. The cooling system is much simpler due to absence of cooling liquid, pipes, pumps, radiator etc. बहुत सिंपल सी बात है. आपने जैसे अभी देखा एयर कूल्ड सिस्टम और वाटर कूल्ड सिस्टम, यदि दोनों में कंपेयर करते हैं तो वाटर कूल्ड सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसमें बहुत सारी हमें एसेसरीज लगानी पड़ती है वाटर को सर्कुलेट करने के लिए. दूसरी तरफ यदि हम एयर कूलिंग सिस्टम को देखें तो वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऐसे सिस्टम नहीं है. इनबिल्ट जो हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं फैंस का, वही हीट को पास ऑन कर देता है. बस फर्क ये है कि हमें इंजन की लोकेशन फ्रंट में रखना नेसेसरी है एयर कूल्ड सिस्टम में, जो वाटर कूल्ड सिस्टम में हमें मौका देती है कि हम इंजन को किसी भी सिचुएशन में रिलोकेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द वाटर कूल्ड सिस्टम. एंड थर्ड पॉइंट, देयर इज नो danger of coolant system failure and leakage owing to the absence of pump, radiator joints, tubing, etc. The air cooling system is therefore less liable to break down and it's also easier to maintain. The fourth point is the engine is a self-contained unit with an integral cooling system. It requires no external cooling components such as radiator, header, tank, etc. Fifth point, the air-cooled engine does not suffer from the problem of freezing under very cold weather storage condition. This problem is encountered in the water-cooled engine. Obviously, जो hilly areas में रहते हैं जहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ वाटर फ्रीज हो जाता है और वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वाटर कूल्ड इंजन के लिए, क्योंकि फ्रीजिंग होने के बाद जब हम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो बैटरी पे एक्स्ट्रा लोड आता है कि वाटर तो फ्रीज हुआ है, इंजन का टेम्परेचर बहुत मिनिमम चला गया और जो इंजन ऑयल है लुब्रिकेशन के लिए वो भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और उसको भी सर्कुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बैटरी पे एफर्ट्स आते हैं. तो बैटरी लाइफ कम होती चली जाती है कंपेयर इन द वाटर कूल्ड सिस्टम में. एंड द एयर कूल्ड इंजन warm up more rapidly and can be operated under load in far less time after starting from the cold condition compared with the liquid cooled ones. The seventh point, the air cooled engine run hotter, resulting in reduced carbon deposit on the combustion chamber walls. The disadvantage of the air cooling system is it is noisier because of the greater airflow requirement and because of the absence of water jacket to dampen noise. मतलब आप बहुत स्लो स्पीड में यदि एयर कूल्ड इंजन को यूज कर रहे हैं तो हीट डिसिपिएशन रेट उतना परफेक्ट नहीं होता है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ इंजन इंक्रीज होता है बहुत तेजी से और देयर इज ए पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी
of the knocking, because the evaporation rate of the fuel है वो जल्दी जल्दी evaporate होना शुरू हो जाता है, और यदि मैं ignition को रिटार्ड ना करूं तो फ्लेम डेवलपमेंट और एस्टेब्लिशमेंट भी फास्ट हो जाता है combustion chamber में. Second point, it needs a directed airflow and finned surface. जब हम फिंड क्रिएट करते हैं सरफेस पे तो ऑब्वियसली थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है ब्लॉक की और हेड की वीक होती है. दूसरा, द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द फिन्स को हमें रफ क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑपरेशंस होते हैं कास्टिंग के दौरान. और यदि एयर फ्लो परफेक्ट डायरेक्शन में नहीं होगा तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी हीट डिसिपेशन रेट उतना अच्छा नहीं होगा. Third point, it runs hotter, so the maximum allowable compression ratio of SI engine has to be lower to avoid knocking. Fourth, it is less efficient. And fifth is the cooling in the air-cooled engine is less uniform. मतलब एक किसी particular area में आपको हवा ज़्यादा लग रही है तो वहाँ आपको effectiveness ज़्यादा मिलेगी, rest of the area पे कम मिलेगी. Now we can see the advantages of the liquid cooling system. Cooling of the engine is more uniform due to the flow of coolant through jackets. It reduces the temperature of the cylinder head and wall seat, permitting the use of higher compression ratio in SI engine for a given cylinder size. It results in a higher power output per cylinder volume. The fuel efficiency of liquid cooled engine is higher than the air cooled engine. The liquid cooled engine with its cooling system is not necessarily required to be located in front of the vehicle. जैसा मैंने आपको बताया, हम लिक्विड कूल्ड इंजन को किसी भी पोजीशन पे रिलोकेट कर सकते हैं. नॉर्मली इन ऑटोमोबाइल में 3 पोजीशन हम लोग अडॉप्ट करते हैं. पहली फ्रंट माउंटेड इंजन, सेंट्रली माउंटेड इंजन एंड लास्ट इज द बैक माउंटेड इंजन. The cooling of very large engine with the liquid cooling system does not impose any serious design problem. The disadvantages of the liquid cooling systems are as follows. The engine requires complicated cylinder blocks with jacket, pumps, radiator and fan, etc. These components increase the size, weight and cost of the cooling system. The cooling system requires more maintenance. The engine takes considerable time for warming up. The power absorbed by the pump for water circulation and fan is considerable, and this affects the brake power of the engine.